આજે આપણી સાથે વાત કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ફાયર બ્રાન્ડ નેતા, ફાયર બ્રાન્ડ પ્રવક્તા, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी છે। सर, स्वागत है संदेश न्यूज में। धन्यवाद। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्त चुनाव प्रचार के माहौल में भी आपने संदेश के लिए समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभिनंदन। सर, सबसे पहले सवाल सीधे मुद्दे पर आते हैं। चुनावी माहौल जम चुका है, हर तरह से प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है और दावे और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। इसमें जो सूत्र है दोनों पार्टी मुख्य जो यहाँ लड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये गुजरात हमने बनाया। कांग्रेस बोलती है कि कांग्रेस नु काम बोले से कांग्रेस का काम बोलता है। तो सही में किसने काम किया, किसने गुजरात बनाया, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता खूब समझती है और आप भी समझते हैं। 27 साल से कांग्रेस पार्टी तो पावर में नहीं है ना। 27 साल का मतलब कितना हुआ बताइए। 5.5 चुनाव हो गए ना। तो 5.5 चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। तो भैया ये कौन मना करता है कि आज़ादी के बाद आप सत्ता में आए थे। नेहरू जी पावर में थे, इंदिरा जी पावर में थी, राजीव गांधी थे। आज आप पावर में नहीं हैं तो नहीं हैं। अब जो बताने की बात है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता था तो बिहार से आया था अहमदाबाद के अधिवेशन में। तो मैंने देखी थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, साबरमती रिवर एक नाले के समान थी। मैं रोया कि यही वो नदी है, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। और आज जब मैं बैठता हूँ तो इस रिवर फ्रंट की तुलना मैं पेरिस के रिवर फ्रंट, इंग्लैंड के थेम्स के रिवर फ्रंट, वॉशिंगटन के पोटोमैक के रिवर फ्रंट से करता हूँ। हर जगह मैं घूम आया हूँ। इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल। ये काम होता है। हर गांव में बिजली गई कि नहीं गई, नर्मदा का पानी रेगिस्तान में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कांग्रेस और नर्मदा पटकर के तमाम विरोध के बावजूद। आज गुजरात आईटी के क्षेत्र में, सेना के आयुध के क्षेत्र में, आपके एरोस्पेस के प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हमने काम करके दिखाया। हमें गर्व है, जनता के लिए हमारा फ़र्ज़ है। तो अब वो क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए उनके ऊपर। लेकिन अभी उनसे कभी पूछ लीजिए कि आपका काम बोलता है तो आपने पिछली बार काम कब किया था गुजरात में, बता दीजिए आप। हमने शक्ति सिंह जी से कल ही बात की। उन्होंने बताया कि जो गुजरात में डैम बने हुए हैं, जो गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो गुजरात में सरकारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, वो सब कांग्रेस ने बनाया। बीजेपी ने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपापोती की। जवाब मेरा बहुत स्पष्ट है। छोटे मोटे डैम बनाया होगा, लेकिन आज मैं नर्मदा नदी पर डैम बनाकर रेगिस्तान के प्यासे गले को पानी की जरूरत किसने दिया? बीजेपी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। मैं वकील था नर्मदा के मामलों में, समझे आप? यस, आई नो। मैं रामलल्ला का भी वकील रहा हूँ, मालूम है ना आपको, लखनऊ में बेंच में। और बाय द वे आपके श्रोताओं के लिए, चारा घोटाले में लालू जी को जेल भेजने वाला वकील रविशंकर मैं ही हूँ। यस, आई नो। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए पीआईएल पटना हाईकोर्ट में किया था। कांग्रेस ने हर जगह विरोध किया। नर्मदा डैम का प्लान 1962 का था, कुछ किया क्या? बस मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। आज देखिए कहाँ से कहाँ पानी पहुँचा है, गांव-गांव पहुँचा है ना, साबरमती में आया है ना। तो कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है छोड़ दीजिए भाई। कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन गुजरात की जनता सब जानती है किसने काम किया और किसने खाली गप्पे हाँकी, बस। लेकिन कांग्रेस क्या बोलती है, क्या दावे करती है, चलिए आप कहते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन जो आरोप लगते हैं दोनों तरफ से, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर मैनिफेस्टो मुद्दों पे आते हैं। अभी जो शब्द निकल रहे हैं, अभी एक सभा हुई थी, नरेंद्र मोदी की औकात पूछी गई, उसमें उस पर भी काफ़ी बहस हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी की कंपैरिजन की गई सद्दाम हुसैन के साथ। तो ये राजनीति के स्तर को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, पहले मैं आसाम के सीएम की बात बता देता हूँ। चुनाव में व्यंग होता है, हास्य होता है, होना चाहिए लोकतंत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी टिप्पणी को उसी रूप में देना चाहिए कि भैया एक बार किसी और की थोड़ा शक्ल बनाने की कोशिश करते। छोड़िए, मेरा कोई मत नहीं उसके बारे में, मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन मोदी जी की औकात के बारे में कोई नई बात कही जा रही है क्या? मौत के सौदागर की बात किसने कही थी, याद है ना आपको? साथ में
सोनिया जी ने कही थी ना। और छोड़िए 2019 के चुनाव में चौकीदार किसने बोला था? मैं वो शब्द शर्मिंदगी में बोल नहीं सकता हूं, युवराज ने बोला था ना। तो ये तो उनके टॉप लोग बोलते हैं ना, तो छोटों की बात तो छोड़ दीजिए आप। और तो और छोड़िए, हमसे क्यों पूछते हैं आप? सरदार पटेल के दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका नमस्ते करने भी गए हैं? मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के छोटे नेता गए हैं? आप तो कहते हैं वो हमारे थे, भाजपा कब थे। हमने कहा तुम्हारे ही तो हैं, इज्जत तो करो। और मैं आपके दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ता हूं। सरदार पटेल कब मरे? 1950। देश को जोड़ने वाला। याद करिए, 556 रियासतें थी, 555 को सरदार पटेल ने हैंडल किया, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक को नेहरू जी ने किया, 2019 में आर्टिकल 370 खत्म हुआ, लाखों लोग मारे गए कश्मीर में आतंकवाद के द्वारा। 1991 में मिला भारत रत्न उनके मरने के 41 साल बाद। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? नरसिम्हा राव। और अगर परिवार का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ता जो उन्होंने लोकनायक जेपी को दिया था। आप मुझे ये बताइए, सोमनाथ का मंदिर बन रहा था, तो ये बातें आज आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को फेंक रहा हूँ। मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था उसको 1000 साल के बाद। हाँ, सरदार पटेल के मुंशी ने प्रयास करके उसको बनवाया। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को रोका था, मत जाइए वहां पर। क्यों रोका था? और सरदार पटेल और के मुंशी को भी उन्होंने एक प्रकार से ह्यूमिलिएट किया। क्या कर रहे हैं आप लोग? कमाल की बात है। तो आज हमें गर्व है कि सोमनाथ का मंदिर ऐसा बना है कि उसके चारों तरफ पर्यटक। तो क्यों सोमनाथ टू केदारनाथ वाया विश्वनाथ काशी, वो भी सुंदर बन गया। अभी तो द्वारका भी बनने वाला है, द्वारका पूरा बनने वाला कॉरिडोर है, बनने वाला कॉरिडोर है। बनने वाला गुजराती है। मैनिफेस्टो में आज बिल्कुल जो हुआ उसमें आपका हाँ, अंबाजी मंदिर में देखिए रेल पहुंच गई है। हाँ, और उसी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भारत के सनातन प्रतीकों को सुंदर करेंगे, वहाँ भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि भक्त आएंगे, पूजा भी करेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी, होटल में जगह मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों के अवसर मिलेंगे। अच्छा, एक पोस्टर यहाँ पर गुजरात में देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर। पावागढ़ मंदिर पे पहली ध्वजा फहराने वाला भारतीय जनता पार्टी, भरोसा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते? जी नहीं, हिंदुत्व नहीं है, भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान है। उस मंदिर पर सैकड़ों साल से क्यों नहीं भगवा फहराया गया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों काशी विश्वनाथ में बाबा गंदगी में ही रहेंगे, गोबर में और कीचड़ में, घुसने में दिक्कत होती थी, आज जाके देखिए कितना सुंदर हो गया है। क्यों नहीं केदारनाथ सुंदर होने चाहिए? क्यों नहीं सोमनाथ और सुंदर होने चाहिए? यही तो सवाल है कि हिंदू सनातन प्रतीक के सारे मंदिर गंदगी में रहें, जहां जाने में परेशानी हो, ऐसा क्यों है? और ये कांग्रेस के समय किया क्यों नहीं गया? देखिए, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपनी परंपरा पर आत्म गर्व न करे। कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सुरक्षित नहीं हो। इसलिए गुजरात ऐसे महान प्रदेश, जहाँ के उद्यमी क्या देश, क्या प्रदेश, क्या दुनिया में अपनी धमक दिखाते हैं, तो आज उस प्रदेश में चमक भी होनी चाहिए, सुरक्षित भी होनी चाहिए और सनातन मूल्यों के लिए प्रेम भी होना चाहिए। अच्छा, यही मुद्दे से एक और चीज़ याद आई सर। अमित जी ने अभी कहा 1-2 दिन पहले ही कि हम जो इतिहास है गलत लिखा गया है, मोदी जी ने भी कहा हम इस इतिहास को बदल देंगे। तो कौन सा इतिहास है जो गलत लिखा गया, कौन सा इतिहास बदलेंगे, नया इतिहास क्या लाएंगे? देश के प्रामाणिक बलिदानियों को सम्मान देंगे। क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, क्या खाली मुगल हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री है? आप मुझे ये बताइए कि जो लचित बड़ोपुखन, उसने आसाम में औरंगजेब की जबरदस्त सेना को 2 बार हराया। इन वामपंथी इतिहासकारों ने उनके लिए 2 लाइन भी नहीं छोड़ा था। क्यों? झांसी की रानी, बिरसा मुंडा, ये जो हमारे रानी गायलो जो नागालैंड की थी, नॉर्थ ईस्ट की। तो भारत के जो छोटे छोटे क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था, वो सब पीछे। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा औरंगजेब, नेहरू जी के
मोतीलाल के बेटा नेहरू जी की पुत्री इंदिरा जी के पुत्र राजीव जी, उसके बाद राहुल जी। क्या मतलब है इसका? ये बनाया है छोटे बड़े बलिदानी, और आने वाली नस्ल को सबके बारे में जानने का अधिकार है। क्या सरदार पटेल, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या रानी झांसी, क्या छोटे छोटे क्रांतिकारी। आप मुझे ये बताइए कि बार बार राम की कहानी को क्यों सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा गया? भारत बिना राम और कृष्ण के नहीं हो सकता। भारत बिना महादेव और मां शक्ति के नहीं हो सकता। और आपको एक बताओ, जो राम से कटा उसका पॉलिटिकल टिकट भी कटा। याद है ना? आज वो सीपीआई सीपीएम कहाँ है? समाजवादी पार्टी आपकी कहीं दिखाई पड़ती है क्या? बिल्कुल। वो माओवादिस्ट पार्टी दिखाई पड़ती है क्या? कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ती है क्या? ये समझ, इसीलिए महात्मा गांधी समझते थे रघुपति राघव राजरा, हाँ, साबरमती के संत। तो ये परंपरा राम और कृष्ण और महादेव और मां, ये भारत की आदि शक्ति है। यस। इसको सार्थक रूप से प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, ये समझ में नहीं आता है। और हम कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल। वंशवाद और ज्ञातिवाद, जातिवाद को हम हटाएंगे, 2017 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था। बात जातिवाद की हुई, लेकिन अब अगर वंशवाद की जाए तो इस बार 22 उम्मीदवार 182 में से ऐसे हैं जो किसी ना किसी राजकीय पार्टी या राजकीय परिवार में से आते हैं। तो कैसे वंशवाद हटा? देखिए, दो बातें जान लीजिए। एक विधायक था, वो नहीं है, उसके जगह पर हमने उसके बेटे को टिकट दिया, या पत्नी को दिया, या भाई को टिकट दिया। ये पक्ष है, उस परिवार का एक कंट्रीब्यूशन है। हम वंशवाद की बात करते हैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता था तो बेटा होगा, बेटा होगा तो पोता होगा। मतलब परिवार ही पार्टी को चलाएगा, परिवार ही देश को चलाएगा। ऐसा सच्चाई है नहीं? कांग्रेस ने शुरू किया, आज ममता जी को लीजिए तो क्या है, तो भतीजा है। मैं बिहार से आता हूँ, लालू जी हैं तो आगे तेजस्वी जी, और दूसरे बेटे लड़ाई कर रहे हैं। जाइए यूपी में मुलायम सिंह तो अखिलेश जी, जाइए दक्षिण में तो करुणानिधि जी तो उनके बेटा स्टालिन जी, तो बाकी बेटों में लड़ाई होती है। जाइए हरियाणा तो चौटाला जी तो परे देवीलाल जी, तो बेटे और पोते में लड़ाई चलती है। ये क्या हो रहा है जी? लेकिन सर, अगर गुजरात की वापस बात करें, कांग्रेस को कहां देखता है बीजेपी, कहां देखते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को कितना हम देखेंगे नहीं देखेंगे, सवाल वो नहीं है। गुजरात की जनता कैसे देखती है, ये सवाल है। अब कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, आप बताइए। हम जाके उनके लिए वोट मांगे, क्या करें? इतना गाली पढ़ा उन्होंने मोदी जी को, तो पहली बार 44 थे, इस बार थोड़े बढ़ गए, आगे और 0 नीचे चले जाएंगे 24 में। तो हम क्या करें? कांग्रेस पार्टी अपने हरकत के कारण इस जगह पर आई है। राहुल गांधी एक ही दिन लिए क्यों आए भाई? इतना क्यों से? क्या समस्या है? सुना है देश जोड़ने निकले हैं, अच्छी बात है। तो अब पहले तो अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए ना। जो उनके ऑब्जर्वर हैं अशोक गहलोत, गुजरात के सीएम, वो क्या क्या कह रहे हैं? सचिन पायलट राजस्थान क्या क्या कह रहे हैं? गद्दार है। सचिन पायलट जो उनका डिप्टी सीएम है, जो प्रदेश अध्यक्ष, उसको गद्दार बोल रहे हैं। तो पहले राहुल जी वहां तो जोड़ दीजिए ना, कहाँ भी देश जोड़ने चले हैं आप। लेकिन इस बार गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है, उसमें कांग्रेस कुछ ज्यादा मजबूती से या कुछ अलग स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी के लिए चिंता का कारण? कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। गुजरात की जनता ने हमारा काम देखा है, और मोदी जी का नेतृत्व देखा है। और एक बात मैं कहूँगा, भूपेंद्र भाई की सहजता, विनम्रता, सरलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल। जो जानने की कोशिश की, उनके गुरु का एक मंत्र वो हमेशा याद रखते हैं, जितना मिला उसमें संतोष करो, और जो मिला उसके अनुरूप बनने की कोशिश करो। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर कांग्रेस कमजोर है
या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो फिर खुद पीएम मोदी को जामकंडोना की सभा से ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस से इस बार सतर्क रहना, बड़ी सभा नहीं कर रहे लेकिन खाटला परिषद कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, इनको हल्के में मत लेना, सतर्क रहना। वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे सावधान रहो, हर चुनाव को गंभीरता से लो, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, वो यहाँ के रगड़ को पहचानते हैं, संगठन को मजबूत किया है, 14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ध्यान रखना, ये तो अच्छी बात है ना। एक और पार्टी इस बार आई है, जो दिल्ली वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है इस बार। देखिए ऐसा है, फ्री स्टाइल लीडर है वो, जहाँ चुनाव होता है कूद जाते हैं, गोवा गए कूद गए हार गए, उत्तराखंड में कूद गए हार गए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड में, उनके अध्यक्ष भी भाग गए, हिमाचल में भी कूद गए, वहाँ भी हारेंगे, और यहाँ तो उनको एक सीट नहीं मिलेगी। दिल्ली कैसे चला रहे हैं मालूम है ना, शराब का घोटाला। देखिए इस बात को मत भूलिए, वो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले और उनका मंत्री सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। एक बेटी के बलात्कारी से पैर दबवाता है, बाकी सारे धंधे करता है जेल में, मंत्री पद से नहीं हटाया। ये भारत के 75 ईयर्स के इतिहास में आज तक आप गिरफ्तार होते हैं, आप हटते हैं। और क्या कहा उन्होंने, वो भगत सिंह तरह काम कर रहा है, उन्होंने भगत सिंह के नाम को भी बदनाम किया केजरीवाल ने। अब ऐसा व्यक्ति जो इतने अधिक भ्रष्टाचार का समर्थक हो, और क्या हो रहा है पंजाब में, आतंकवाद अलगाववाद बढ़ रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं रोज लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी गुजरात में उनकी फ्री की बात बड़ी चल रही है आजकल। ऐसा है, आपको मालूम है उनको जीतना नहीं है तो फ्री क्या, टोटल फ्री कर दो, गुजरात में 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, जनता जानती है ना। और देखिए अब जनता बहुत परिपक्व हो गई है। इस तरह की हमारे बिहार में कहते हैं लिफाफेबाजी, है ना, गुजरात में रेवड़ी बस। तो आपको मालूम है जीतना नहीं तो बांटते चलो। मुझे बड़ा भाई अमित भाई बोलते हैं कि गुजरात का बजट है 2,42,000 करोड़ का, अब तक ये 4 लाख का प्रॉमिस कर चुके हैं। कहाँ से पैसा आएगा भाई, कुछ बताओगे? दिल्ली में किया क्या, पंजाब में कर पा रहे हो क्या? वहाँ किसान घेरे हुए हैं। तो बस झूठा बोलो, रेवड़ी बांटो, एक से एक सपने दिखाओ, करना तो है नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार भी गुजरात में रेवड़ी, मतलब ये फ्री की चीज नहीं दे रही है क्या? आयुष्मान कार्ड मैनिफेस्टो में जो बताया गया 5 लाख मिलते उसको 10 लाख करेंगे, बेटियों को केजी से पीजी तक फ्री की शिक्षा, उसके बाद जो मतलब आरोग्य है वो भी फ्री हो गया, ई स्कूटर जो अनुसूचित जाति की बेटियां हैं उनको, वगैरह 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 वगैरह, राशन से लेकर स्कूटर तक फ्री की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो क्या ये रेवड़ी नहीं है? फिर 2 बात आप समझ लीजिए, एक होता है रेवड़ी बांटना, एक होता है सहयोग करके खड़ा करना। अगर हमने गरीबों को मकान दिया तो मकान का मेंटेनेंस सरकार नहीं करेगी, आपको करना पड़ेगा, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा। और हमने गैस फ्री दिया, गैस का चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, तो बाकी सिलेंडर आपको खरीदना पड़ेगा। बात समझ गए? हाँ, कोरोना के कारण हमने लोगों को खाना खिलाया, ठीक है, अच्छी बात है, जो इतना बड़ा दुनिया का अभिशाप आया था। लेकिन अभी भी वो स्कीम एक्सटेंड की गई। हाँ की है, बाद में ख़त्म करेंगे उसको। तो हमारा खाली कहना है, इस बात को आप समझिए कि बच्चों शुल्क के लिए ई स्कूटर देना या बाकी करना, जो आयुष्मान भारत की बात आप कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, शिक्षा और स्वास्थ्य। और मुझे बताया गया, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, कि यहाँ तो प्राइमरी शिक्षा 1960 से फ्री है ना। तो केजरीवाल जी क्या भाषण दे रहे हैं? अब ये कहा गया है कि हम प्राइमरी से लेकर ऊपर तक करेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हर सरकार का प्राइमरी दायित्व होता है। बात समझ गए आप? मतलब वो रेवड़ी नहीं है, उसको नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, समझ गए आप? लेकिन बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो ये अलग बात है। तो जनता को आपको मजबूत भी बनाना है और जनता को पैरों में खड़ा भी करना है। आज क्या घोषणा हुई है? जो उचित केस में 10 लाख करेंगे 5 साल का। हाँ, तो हमें अपने काम पर गर्व है। और हमारे मोदी जी ने कहा था 14 में मैं भी था संसद में, क्या कहा था? हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए जिएगी। तो हम जी रहे हैं, तो क्यों परेशानी है भाई? लेकिन परेशान नहीं लगता कि गरीब है, जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अनाज के दाम बढ़े हैं, कुछ गरीब परेशान है, ऐसी राव गरीबों से सामने आ रही है। देखिए बहुत सही कहा, उसका जवाब मैं देता हूँ। यूक्रेन की लड़ाई के कारण पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ठप है
भारत में सब कुछ है लेकिन डीजल तेल गैस नहीं है। भगवान करता हमको दे देता। मैं कोयला खान मंत्री था अटल जी की सरकार में, मैंने कई बार पूछा कि भाई क्यों नहीं भगवान ने दिया। कहा भगवान सब कुछ सबको नहीं देता है, हमको भी नहीं दिया, अफ्रीकन को भी नहीं दिया, कई जगह देते हैं, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। दाम तो बढ़ गया, तो एक बार वो बढ़ता है तो उसके मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सबके कॉस्ट बढ़ते हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ अमेरिका और जापान वगैरह में 50-40% महंगाई है, भारत में 10% के आसपास है। आस्ते आस्ते ये भी कम होगी और हम राहत देंगे जनता को, और जनता समझती है, इसलिए मैंने खुल के बताया आपको। और जो कांग्रेसी इतना चिल्लाते हैं तो अपने प्रदेश में वो एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करते? मुझे बताइए ना। 2 ही प्रदेश बचे हैं ना, तो राजस्थान कर देते, ममता जी कर देती, वो छत्तीसगढ़ कर देते, स्टालिन महोदय कर देते हैं। यस, मतलब कांग्रेस ने जो कल मैंने जैसा आपको बताया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का हमने इंटरव्यू किया, कांग्रेस ने जो वादा किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जयपुर में 1100 का गैस सिलेंडर मिलता है। आप अगर बरेली में चले जाइए छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर आपको कुछ 1000-1200 का सिलेंडर मिलता है। तो मतलब किस तरह के जहाँ सरकार एक बार है अपना चैनल भेज दीजिए आप। और ये उसी तरह का है जैसे कहा था कि हम 500 करोड़ में 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे आर्मी को, याद होगा? सीताराम साहब ने बजट में घोषणा करते, हमें दे दिया। अब मोदी जी की सरकार ने फाइनली कमिट को पूरा किया। कितना खर्चा लगा? 37,000 करोड़ रुपया। तो यही हाल आपका उसका भी होगा। ये कांग्रेसियों का हाल है, मैं जानता हूँ। आप जहाँ जाके परख करेंगे उनका सारा दावा झूठा निकलेगा। अगर आप देंगे तो ऑलरेडी सब्सिडी देते हैं आप, वो तो दुनिया से गैस बाहर आ रही है, महंगी आ रही है, सस्ती हो जाएगी फिर। तो हम आज सच्चाई ईमानदारी से बोल रहे हैं कि महंगाई पर परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही भारत में महंगाई दुनिया में सबसे कम है, और आगे जैसी ये स्थिति सुधरेगी और कम होगी। और रुपया डॉलर के सामने कब मजबूत होगा? वो होगा। आप देखा आपने कि भारत में आज रिकॉर्ड FDI आया है ना, शायद $560 बिलियन आ गया। तो विश्वास करिए, यही भारत है। जब मैं था मंत्री बना था तो मोदी जी की सरकार में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 270 है। 7,000 करोड़ $1 बिलियन का मोबाइल फ़ोन बाहर जा रहा है। मैं एप्पल कंपनी की 14 फैक्ट्री उठा के ले आया था चाइना से कोविड में, समझे आप? तो ये भारत आगे बढ़ रहा है और खूब बढ़ेगा, हर फील्ड में आगे बढ़ेगा, तो रूपी भी और आगे बढ़ेगा। बल्कि हम तो इसको देखते हैं पॉजिटिव साइड में। आज इंग्लैंड को छोड़ के भारत की इकोनॉमी आगे निकल गई कि नहीं? जिसने हम पर राज किया था ना 300 साल, ये है भारत का भविष्य। चिंता मत करिए, खूब आगे बढ़े। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आर्टिकल 370 हटाया ना, राम मंदिर बनाया ना, 3 तलाक हटाया ना, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं ना, वो भी करके दिखाएं। अच्छा, एक कॉमन सिविल कोड से एक आरोप ये लग रहा है कि अभी जो कमेटी बनाई गई गुजरात में, बोलते हैं कि चुनाव के लिए सिर्फ ये बनाया गया है, कुछ करने वाले हैं नहीं बीजेपी वाले। अच्छा, ये कांग्रेसी बोलते हैं ना, आप कर देना भाई। जिस समय जनसंघ में थे हम तब से बोल रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, बोलते हैं ना। 14 में भी बोला, 19 में भी बोला, अब कर रहे हैं ना। तो हम तो जो बोला वो कर दिया, अभी बताया आपको, ये भी करेंगे, चिंता मत करिए। वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से। 17 में बोला गया था कि 1 करोड़ घर देंगे गुजरात को, 1 करोड़ 5 साल में बना देंगे। फिर इस बार जो संकल्प पत्र आया उसमें फिर आवास की योजना आ गई। तो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? गरीबों के लिए मकान बन गए 1 करोड़। नहीं, काफ़ी कुछ तो ऑलरेडी डेटा दिया गया है आपको, चिंता मत करिए आप। मैं आपसे विनम्रता से एक ही आग्रह करूँगा, जो हम बोलते हैं उसको करने की क्षमता हमारी ही है। एक तो खाली साइन बोर्ड लगाते हैं, काम बोले छे, क्या बोलते हैं, काम बोले, कांग्रेस नु काम बोले छे, कांग्रेस नु काम बोले छे, जो कि 27 साल से पावर में नहीं है। तो हम जो बोलते हैं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, સો મચ। થેન્ક યુ સો મચ। રવિશંકર પ્રસાદજી આપણી જોડે જોડાયા, એમના બિઝી શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢી અને ખૂબ એમના આગવા અંદાજની અંદર જ એ જે અપેક્ષા હતી એ અપેક્ષાઓ પ્રમાણેના જ જવાબ મળ્યા। ફરી કોઈ નેતાને મળીશું, એમનું મન ટટોળીશું અને સવાલોના જવાબો લઈશું એમની પાસેથી। અત્યારે લઉં છું વિદાય, નમસ્કાર।